हेलो फ्रेंड्स, एक्सेल अंकुश एक्सेल फॉर एचआर के इस सेशन में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम देखेंगे मॉड्यूल 1 का पार्ट 2, जिसमें हम सीखेंगे बेसिक वर्कबुक और वर्कशीट के कंसेप्ट। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि वर्कबुक और वर्कशीट में क्या डिफरेंस होता है। सिंपली मैं Ctrl+N प्रेस करूंगा। Ctrl+N करने से मेरा एक वर्कबुक ओपन होगा। दोस्तों, वर्कबुक यानी कि एक फाइल जिसके अंदर आपके पास मल्टीपल शीट्स अवेलेबल होते हैं। यानी कि अगर मैं बात करूं इस सिंगल शीट 1 की, तो ये आपका एक वर्कशीट है जिसमें आपको नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम्स, सेल्स ये सब प्रोवाइड किए जाते हैं जिस पर आप अपना वर्क करते हैं। देन हम बात करेंगे शीट 2 की, तो ये वर्कशीट 2 है आपका, ये वर्कशीट 3 है। इस तरह से आप मल्टीपल वर्कशीट को ओपन कर सकते हैं। यानी कि ये तीनों जो शीट्स हैं ये अवेलेबल है आपके एक बुक में, जिसको आप वर्क बुक बोलते हैं। और ये जो शीट्स हैं इसको हम लोग नॉर्मली शीट बोलते हैं, स्प्रेड शीट बोलते हैं, या फिर वर्कशीट बोलते हैं जिस पर आप काम करते हैं। तो यानी कि इसका मतलब ये है कि वर्कबुक आपका एक फाइल होता है जिसके अंदर मल्टीपल वर्कशीट अवेलेबल होते हैं, जो आपको रॉज और कॉलम्स में एरिया प्रोवाइड करते हैं, जिसके बेसिस पे आप अपने डेटा को वहां पर लिख सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं, फॉर्मेट कर सकते हैं। बहुत सारे पर्पसेस के लिए जो भी आपका रिक्वायरमेंट है उसके बेसिस पर आप काम कर सकते हैं। मैं आपको सिंपली सबसे पहले बता दूं कि एक फाइल से दूसरे फाइल में डेटा कैसे हम लोग मूव करते हैं। तो ये मेरा बुक 2 है और मैं आप अरेंजमेंट करना बताऊंगा विंडो को। तो आप चले जाएं व्यू ऑप्शन पे। व्यू ऑप्शन पे जब आप जाएंगे तो आपके पास अरेंज ऑल का ऑप्शन आएगा। तो सिंपली अरेंज ऑल पर क्लिक करें और इसको वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल मोड पर सेट कर दे। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा हॉरिजॉन्टल करके ओके कर दें। हॉरिजॉन्टल करके इस तरह से ओके करेंगे तो देखिए आपके पास दो विंडो अलग अलग अवेलेबल हो गया है। और अगर आप इस वर्टिकल करते हैं तो वर्टिकल में इस तरह से आपका अरेंज हो जाएगा। तो आप किसी तरह से भी अपने दो डिफरेंट फाइल्स को एक्सेल के सिंगल एक क्लिक में ऑटोमेटिक अरेंज कर सकते हैं इस ऑप्शन की हेल्प से। तो सिंपली आपको अरेंज ऑल करना था और इस तरह से ये आपका ऑप्शन के बेसिस पे अरेंज हो गया। अब मैं आपको सिंपल सा एक ऑप्शन बताऊंगा जिसके बेसिस पे इसके फाइल को आप डायरेक्ट यहाँ पर ला सकते हैं। तो कैसे करेंगे, तो देखिए दो तरीका मैं आपको बता दूं। जैसे कि यहाँ पर मेरा शीट 1 है, ये आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे शीट 1 है। तो मैं इसको डबल क्लिक करके इसका नाम लिख देता हूँ माई एक्सेल फाइल, ठीक है। और इसको मैं इधर मूव करना चाहता हूँ और इसके अंदर मैं कुछ डेटा लिख देता हूँ, नेम। इस तरह से मैंने कुछ सिंपल सा डेटा लिख दिया। अब अगर इसको आपको पूरा उठाकर यहाँ पर मूव करना है तो डायरेक्ट आपको क्या करना है, इस तरह से आप ड्रैग करेंगे और ड्रैग करके यहाँ पर ले आएंगे। तो देख पा रहे हैं आप यहाँ से ये जो आपका शीट था वो हट गया है और उस शीट को हम देख पा रहे हैं ये डायरेक्टली इस मेरे बुक 2 में ऑटोमेटिक शिफ्ट हो गया है। तो ये बहुत ही सिंपल और इजी तरीका होता है अपने किसी भी शीट को डायरेक्ट मूव करने के लिए। देन मैं आपको दूसरा एक ऑप्शन बताऊं और दूसरे ऑप्शन के थ्रू आप कैसे करेंगे। तो सिंपली आपको क्या करना है, देखिए जैसे मैं यहाँ पे नाम लिखता हूँ, मैं बस आपको समझा रहा हूँ इसीलिए मैं अलग अलग फाइल का नेम ले रहा हूँ। तो मुझे क्या करना है, इस शीट को इधर मूव करना है। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, राइट क्लिक करूंगा। राइट क्लिक करने के बाद आपके पास ऑप्शन आएगा मूव और कॉपी का। मूव और कॉपी पर क्लिक करें। मूव और कॉपी पर क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पर डिफरेंट शीट्स अवेलेबल होंगे जो कि इस वर्कबुक में अवेलेबल है। तो यहाँ पे मेरे पास 1, 2, 3 और 4 शीट्स अवेलेबल है। तो मुझे इनमें से किस शीट को मूव करना है या कॉपी करना है, तो मुझे सेकंड वाले को मूव या कॉपी करना है। तो इसको मैं सेलेक्ट कर दिया। उसके बाद यहाँ पर आपके पास देखिए दो ऑप्शन दिखा रहा है। एक आपका एक्सेल फॉर एचआर, एक्सेल अंकुश, जो कि ये वाला फाइल है आपका जो ओपन है, और दूसरा जो बुक है वो बुक 2 है, जो कि ये वाला आपका लेफ्ट हैंड साइड वाला आपका जो बुक ओपन किया हुआ है। तो मुझे इसमें ट्रांसफर करना है। तो टू बुक किसमें ट्रांसफर करना है उसका यहाँ पर आपको सिलेक्शन करना होगा। ये तभी विजिबल होगा जब आपके पास मल्टीपल एक्सेल वर्कबुक ओपन रहेगा सेम टाइम पे। अगर आपके पास एक्सेल मल्टीपल वर्कबुक अवेलेबल नहीं है तो न्यू बुक करेंगे तो वो न्यू बुक में आपको शिफ्ट कर देगा। देन हम लोग इसको सिलेक्ट कर लिए। उसके बाद आपको क्या करना है कि कहाँ पर शिफ्ट करना है, तो मूव टू एंड। मूव टू एंड मीन्स कि ये डायरेक्टली आपका क्या होगा, लास्ट में शिफ्ट हो जाएगा। और आप चाहते हैं कि इसको हम मूव ना करें, इसको हम कॉपी करें,
तो आपको सिंपली क्रिएट अ कॉपी पर क्लिक करना है और ओके कर देना है। जैसे ही आप ओके करेंगे, देखिए ये जो सेकंड नंबर का शीट था, ये सेकंड नंबर शीट यहाँ पर भी अवेलेबल हो गया है, बस एक छोटे से ऑप्शन की हेल्प से। तो इस तरह के बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं जिसके बेसिस पे आप सिंपली अपने एक शीट को दूसरे वर्कबुक में शिफ्ट कर सकते हैं। तो एक वर्कबुक से दूसरे वर्कबुक में इस तरह से आप फाइल मूव कर सकते हैं, उसको आप अरेंज ऑल करके इस तरह से अरेंज कर सकते हैं, जिससे डायरेक्टली ड्रैग एंड ड्रॉप करके भी आप अपने शीट को मूव कर सकते हैं। देन मैं आपको बताऊं कि इस विंडो से रिलेटेड कुछ शॉर्टकट्स, जैसे आप यहाँ पे मिनिमाइज मैक्सिमाइज करते हैं तो सिंपली आप विंडो प्लस एम प्रेस करेंगे। विंडो एम करने से आपका जो विंडो का इंटरफेस है वो मिनिमाइज हो जाएगा, और विंडो शिफ्ट एम करेंगे तो वो वापस से ओपन हो जाएगा। तो विंडो एम से आप डायरेक्ट मिनिमाइज कर सकते हैं, और विंडो प्लस शिफ्ट प्लस एम से आप उसको वापस से मैक्सिमाइज कर सकते हैं। तो ये बहुत ही इजी और आसान तरीका होता है ताकि आप अपने फाइल को ऑटोमेटिक क्या करें, स्विच कर सकें। देन मैं आपको बताऊं वर्कशीट से रिलेटेड। देखिए, जब आप वर्कशीट पर काम करते हैं तो आपको कुछ कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी, तो उनको मैं सॉल्व करना बता देता हूं। सबसे पहले शीट को कैसे इंसर्ट करेंगे, तो सिंपली आप इस प्लस बटन पर, या फिर आप अगर 2007 यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको एक आइकन मिलेगा, उस पर आप सिंपली क्लिक करके इस तरह से शीट को इंसर्ट कर सकते हैं। जितना शीट आपको बनाना है, कोई लिमिटेड नहीं है। देन रीनेम कैसे करेंगे, तो राइट क्लिक करके आपको रीनेम पर क्लिक करना है, और इसको बैकस्पेस की से डिलीट करके जो भी मेरा फाइल का नेम होगा उसको आप यहाँ पर लिख सकते हैं। देन इंटर कर देंगे तो जो भी शीट का आपने नेम दिया है वो आपका अपडेट हो जाएगा। और यहाँ पर भी आपको 2012 ही लिखना है, तो सिंपली मैं क्या करूंगा, 2012 लिख कर और इंटर कर दूंगा। देखिए यहाँ पर भी 2012 है, यहाँ पर भी 2012। तो आप जब नेम देते हैं, और अगर आपको दो शीट का सेम नेम देना होता है, तो मैंने यहाँ पर क्या यूज किया है, आगे में एक स्पेस यूज किया है। अगर आप बिना स्पेस के इंटर करेंगे तो देखिए ये आपको एक मैसेज देगा कि दैट नेम इज ऑलरेडी टेकन, ट्राई अ डिफरेंट वन। यानी कि आपने उस नेम से ऑलरेडी एक शीट बना रखा है, तो आपको दूसरा नेम लेना होगा। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, या तो आप स्पेस आगे या पीछे यूज करें, या फिर आप डैश देकर 1 लिख दे, यानी कि ये 2012 का पहला फाइल है, ये 2012 का दूसरा फाइल है। 1 2 करके आप डैश देके लिख सकते हैं, ब्रैकेट करके लिख सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, इसके बेसिस पे आप अपने शीट को अरेंज कर सकते हैं। इस तरह से आप उसको मैनेज कर सकते हैं। हम बात करेंगे कि कौन से शीट पर काम हो गया है, कौन से शीट का वर्क बाकी है, कैसे पता चलेगा। तो देखिए, अगर आपके पास मल्टीपल शीट्स होता है तो आपको इस तरह से क्लिक करके चेक करने की जरूरत नहीं है कि किस शीट पर वर्क हो गया है, किस शीट पर वर्क नहीं हुआ है। सपोज आपने 2012 वाले शीट पर वर्क अपना फिनिश कर दिया है, जो भी आपका वर्क था, जो भी आपको टास्क दिया गया था, जो भी आपका ऑफिशियल फाइल था, उस पे आपने काम कर लिया है, उसको आपने इवेलुएट कर लिया है। देन अब मुझे बाहर से ही देख के कंफर्म कर लेना है कि हाँ, इस शीट पर काम हो गया है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सिंपली शीट को सिलेक्ट करें। सेलेक्ट करने के बाद आपको फॉर्मेट ऑप्शन पे जाना है। फॉर्मेट ऑप्शन पे जाके आपके पास टैब कलर होता है, टैब कलर में जाकर आप कोई एक कलर स्पेसिफाई कर लें कि हाँ, ये जो कलर है अगर ये अवेलेबल होगा तो मैं समझूंगा कि मेरा जो वर्क है इस शीट का वो कंप्लीट हो गया। इस पर मुझे अभी ध्यान नहीं देना है क्योंकि इसका टास्क कंप्लीट हो गया है। तो सिंपली मैं क्या करूंगा, इसको हरी झंडी दिखा देता हूं, यानी कि मैं ग्रीन कलर कर देता हूं। तो जैसे ही मैं बाहर से देख रहा हूं तो 2012 ए वाला जो शीट है ये ग्रीन कलर से, इट मींस कि मैं समझ रहा हूं कि इसका मैंने वर्क कंप्लीट कर दिया है। अब कुछ वर्क होता है जो इंपॉर्टेंट होता है, जिसको आपको पहले करना है, तो उसको हम कैसे सेग्रीगेट करेंगे, तो उसी तरह से इसको सेलेक्ट करिए और इसको मैं क्या करूंगा, टैब कलर में जाके और इसको रेड कर दूंगा कि हाँ, ये आपका जो फाइल है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप जल्दी फिनिश करें, इसका डेडलाइन जो है वो जल्दी आने वाला है। तो इस तरह से आप अलग अलग अपने टैब्स को, वर्कशीट के टैब्स को आप उसको कलर कर सकते हैं, जिससे आप डिफाइन कर सकते हैं कि किसका काम चल रहा है, किसका काम कंप्लीट हो गया है, कौन इंपॉर्टेंट है, कौन इंपॉर्टेंट नहीं है। तो डिफरेंट कलर से आप इस तरह से उसको डेकोरेट कर सकते हैं, जो आपका एक प्रोफेशनल एडिटिंग के लिए, प्रोफेशनल वर्क के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। क्योंकि जब आप कॉर्पोरेट में काम करेंगे तो आपको बहुत सारे शीट्स पर मल्टीपल काम करना होगा, तो आप बार बार क्लिक करके खोजें, इससे बेटर है कि आप उसको सेग्रीगेट कर ले कलर में। देन हम बात करेंगे
कि आप कैसे अपने वर्कशीट को लॉक करेंगे। तो वर्कशीट को लॉक करने के लिए वन टाइम में मुझे सारे वर्कशीट को लॉक कर देना है कि कोई भी यहाँ पर नेम चेंज ना कर सके, कोई भी इसको डिलीट ना कर सके, कोई यहाँ पर कुछ एडिटिंग ना कर सके इससे रिलेटेड, शीट से रिलेटेड। तो मुझे सिंपली क्या करना है, मैं रिव्यू ऑप्शन पर चले जाएं। रिव्यू ऑप्शन पर जाने के बाद आपके पास ऑप्शन आएगा प्रोटेक्ट वर्कबुक का। तो प्रोटेक्ट वर्कबुक पर क्लिक करें और प्रोटेक्ट वर्कबुक पर क्लिक करने के बाद आपके पास ये पासवर्ड का ऑप्शन आएगा। यहाँ पर आपको सिंपली पासवर्ड डालना है, जो भी आप पासवर्ड चाहते हैं। आप कितना भी डिजिट यूज कर सकते हैं, अल्फाबेट, नंबर, सिंबल्स, आप कोई भी ऑप्शन यूज कर सकते हैं। देन आप ओके कर देंगे। सेम पासवर्ड इंटर करके फिर से ओके कर दीजिए। तो ये आपका वर्कबुक का जितना भी शीट्स है उसको वन टाइम में लॉक कर दिया। तो लॉकिंग मीन्स कि ये क्या किया, तो जब आप राइट क्लिक करेंगे तो देखिए बहुत सारा ऑप्शंस हाइड हो गया। आप शीट इंसर्ट नहीं कर सकते हैं, अब आप डिलीट नहीं कर सकते हैं शीट को, आप रीनेम नहीं कर सकते हैं शीट को, आप मूव और कॉपी नहीं कर सकते हैं शीट को। यानी कि अब आप इस शीट को यहां से उठाकर दूसरे जगह नहीं ले जा सकते हैं। ये सारे ऑप्शंस को हाइड कर दिया गया है। तो इस तरह से आप अपने वर्कबुक को प्रोटेक्ट कर सकते हैं ताकि आपका डेटा सिक्योर रहे, कोई उसको कॉपी ना कर सके। देन इसको रिमूव कैसे करेंगे, तो रिव्यू में जाना है, प्रोटेक्ट वर्कबुक पर क्लिक करना है। जो भी आपने पासवर्ड एंटर किया था आप उस पासवर्ड को एंटर करें और गलत पासवर्ड बार बार आप अगर डालेंगे तो आपका फाइल जो है वो क्रैश हो सकता है और आपका माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट अगर रजिस्टर होगा तो उसमें भी इशू हो सकता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आपको पासवर्ड पता है तो ही आप उसको यूज करें और बार बार आप रॉन्ग पासवर्ड ना डालें। अगर आपको पासवर्ड याद नहीं आ रहा है तो आप पासवर्ड लिख कर रखें, क्योंकि बहुत सारे यूजर पासवर्ड डाल देते हैं और उसके बाद खुद ही नहीं उनको याद रहता है कि वो कौन सा पासवर्ड डाले थे। तो इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा कि आप कहीं अपने प्रोटेक्ट नोटबुक पर आप उसको लिख कर रखें ताकि इन केस अगर आप भूल जाते हैं तो आप उसको ओपन कर सकें। तो इस तरह से आपको पासवर्ड वगैरह, फाइल मूविंग, टैब कलर, रीनेमिंग वगैरह ये सारी चीजों को यूज करना है। देन शीट में क्या होता है कि जब आपको इंटायर शीट को सिलेक्ट करना होता है तो लोग कंट्रोल ए यूज करते हैं। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि एक्सेल में कभी भी कंट्रोल ए उस तरह से यूज मत करिए, क्योंकि कंट्रोल ए का एक्सेल में डिफरेंट वर्क होता है। सपोज आप बाहर क्लिक किए हुए हैं, कंट्रोल ए करेंगे तो ये इंटायर एरिया सिलेक्ट कर देगा। लेकिन अगर आप किसी सिलेक्शन एरिया में है, किसी टेक्स्ट एरिया में जहां पर कुछ टाइप किया हुआ है, तो आप कंट्रोल ए करेंगे तो ये उतने ही एरिया को सिलेक्ट करेगा जहां तक उसका रेंज गया हुआ है। इट मीन्स कि सपोज मान लीजिए कि यहां से यहां तक मैंने कुछ डेटा लिखा, देन मैंने यहां पर डेटा लिखा, देन मैंने यहां पर डेटा लिखा। तो अगर मैं इसको सिलेक्ट करके कंट्रोल ए करता हूं तो देखिए इसका अपना एक जॉइंट है, ये सेल इसके साथ जॉइंट है, ये सेल इसके साथ जॉइंट है और तीनों में कुछ ना कुछ डेटा अवेलेबल है। लेकिन यहाँ पर इस कॉलम में कोई भी टेक्स्ट मुझे नहीं मिला, तो एक्सेल कंट्रोल ए करने पर आगे नहीं गया। फिर से मैं कंट्रोल ए करता हूं तो ये देखिए ऑटोमेटिक पूरा सिलेक्ट कर दिया। तो एक तो ऑप्शन होता है कि कंट्रोल ए से आप क्या कर सकते हैं कि एक पर्टिकुलर एरिया रेंज को सिलेक्ट कर सकते हैं जहां तक आपका टेक्स्ट लिखा हुआ है। और मैं आपको सिंपल बताऊं तो आपको यहां पर क्लिक करना है, जिससे इंटायर शीट सेलेक्ट होता है और इसको आप वन टाइम में क्या कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं और कॉपी करके आप दूसरे शीट पर पेस्ट कर सकते हैं। तो आपका एज इट इज फॉर्मेट के साथ, फॉर्मूला के साथ सारा एज इट इज आपका पेस्ट हो जाएगा। देन हम अरेंजमेंट की बात करेंगे। तो जब आप किसी एक कॉलम को अरेंज करते हैं तो यहाँ पर आपके पास दो कॉलम के बीच में एक एरो बनता है, जिससे आप अपने कॉलम को अरेंज कर सकते हैं, यानी कि उसको रीसाइज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको वन टाइम में सबको करना है तो सिंपली आपको क्या करना है कि आपको सिलेक्शन करना है ऊपर से, इस तरह से आप कॉलम से उसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आप किसी भी एक कॉलम के ऑप्शन को रीसाइज करेंगे तो ऑटोमेटिक सबका साइज क्या होगा, वो सेम हो जाएगा और इस तरह से आप एक परफेक्ट साइज में उसको सेट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जब आप विड्थ देखते हैं तो सपोज मान लीजिए मुझे एग्जैक्ट 3 करना है, तो आपको यहाँ पर वैल्यू दिख रहा होगा कि वैल्यू वहां पर चेंज हो रहा है ऊपर में। तो मुझे थोड़ा टाइम लग रहा है, मुझे थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि ये धीरे धीरे पॉइंट वाइज मूव कर रहा है। तो एग्जैक्ट मुझे देखना होगा कि 3 आया तो मुझे स्टॉप करना। अगर माउस थोड़ा सा हिल गया तो आप उस पे उसका वैल्यू जो है वो थोड़ा चेंज हो जाएगा। तो मैं सिंपल आपको ट्रिक बता दूं, तो उसके लिए आपको फॉर्मेट ऑप्शन पे जाना है। फॉर्मेट ऑप्शन पर जाने के बाद आपके पास कॉलम विड्थ का ऑप्शन होता है। कॉलम विड्थ पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद आपको कॉलम विड्थ का एक पर्टिकुलर वैल्यू देकर एंटर कर देना है। तो ये आपका क्या करेगा, जो भी कॉलम सिलेक्टेड है वो एक परफेक्ट साइज में, एक डिफाइंड साइज में वो
सेट कर देगा ताकि आपका हर एक कॉलम परफेक्ट दिखे, सेम साइज का दिखे। ठीक है, तो इस तरह से आप उसको अरेंज करें। देन सिमिलरली अगर मैं रॉ की बात करूं तो रॉ को भी आपको वैसे ही सेट करना है। तो इस तरह से आप ड्रैग करके वन टाइम में आप रिसाइज कर सकते हैं, या फिर अगर आपको पर्टिकुलर साइज देना है तो सिलेक्ट करके आप रॉ हाइट पर जाएंगे और रॉ हाइट आपको जैसे सपोज 70 देना है, तो इस तरह से आप रॉ के हाइट को आप अरेंज कर सकते हैं एक गिवन वैल्यू के अकॉर्डिंग। तो इस तरह से आप उसको सेट करें। देन मैं सबको डिलीट करना चाहता हूं, तो मैंने आपको बताया कि इससे आप ऑल सेलेक्ट करते हैं। इसको सिलेक्ट करके सिंपली डिलीट बटन प्रेस कर दें तो आपका जो इंटायर डेटा है वो डिलीट हो जाएगा, या फिर आप यहां से क्लियर ऑल कर सकते हैं। अब सबको सेम साइज का फिर से कैसे करेंगे, तो सिंपल मैं आपको बता दूं कि यहां पर क्लिक करने के बाद आपको इस ऑप्शन पर जाना है। ऑप्शन पर जाने के बाद रॉ हाइट पर जाना है। रॉ हाइट जो होता है वो बाय डिफॉल्ट 15 होता है, तो 15 करके लिख दें। और जो आपका कॉलम विड्थ होता है आपका 8.43 और एंटर कर दें। तो इस तरह से आप अपने कॉलम और रॉ को परफेक्ट साइज में दोबारा से सेट कर सकते हैं। सिंपल और इजी तरीका है। देन शीट इंसर्ट करना मैंने आपको बताया, तो शीट डिलीट कैसे करेंगे, तो राइट क्लिक करके डिलीट कर दीजिए, शीट डिलीट हो जाएगा। मल्टीपल शीट कैसे डिलीट करेंगे, तो मल्टीपल शीट डिलीट करने के लिए आपको एक किसी शीट पर क्लिक करना है। देन अपने कीबोर्ड से कंट्रोल बटन को प्रेस करके रखें और दूसरे ऑप्शन को सिलेक्ट कर दे। देन कंट्रोल बटन प्रेस करके ही रखेंगे और किसी शीट को सिलेक्ट कर दे। तो जैसे जैसे मैंने शीट सिलेक्शन करना स्टार्ट किया है वैसे वैसे वो देखिए कलर हल्का लाइट वाइट जैसा हो गया है। देन आपको सिंपली क्या करना है, किसी भी एक ऑप्शन पर राइट क्लिक करना है और राइट क्लिक करके आपको डिलीट कर देना है। तो देखिए तीनों शीट वन टाइम में क्या होगा, आपका डिलीट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे तीनों शीट जो था वो वन टाइम में डिलीट हो गया। तो अगर आपको मल्टीपल शीट डिलीट करना है तो आप मल्टीपल शीट डिलीट भी कर सकते हैं। सपोज ये तीनों मुझे डिलीट करना है, तो एक किसी पर क्लिक करिए, देन कंट्रोल प्रेस करिए, उसके बाद दूसरे ऑप्शन को, उसके बाद तीसरे ऑप्शन को, चौथे ऑप्शन को, जिसको भी सेलेक्ट करना है सेलेक्ट करिए कंट्रोल के साथ। देन किसी भी शीट पर राइट क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करके आपको डिलीट कर देना है। तो वो शीट्स आपका डिलीट हो जाएगा वन टाइम में। अगर आपको कंटिन्यूअसली कुछ डिलीट करना होता है तो उसके लिए क्या करेंगे, सपोज आपके पास जो रेंज है वो बहुत बड़ा है इस तरह से, तो आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पर क्लिक करना है। देन आप शिफ्ट बटन को दबाएंगे और शिफ्ट बटन दबाने के बाद आप डायरेक्ट यहाँ पर क्लिक करेंगे लास्ट में। देखिए बीच का जितना भी ऑप्शन है वो ऑटोमेटिक क्या हो गया, सेलेक्ट हो गया है। तो सिंपली मैंने क्या किया कि इस पर क्लिक किया, देन यहाँ पर शिफ्ट बटन के साथ क्लिक किया, तो ये कंटिन्यूअसली जितना भी बीच में ऑप्शन होगा सबको सिलेक्ट कर देगा। देन किसी भी एक शीट पर राइट क्लिक करें और आपको डिलीट कर देना है, तो वो वन टाइम में क्या करेगा, सारा डिलीट कर देगा। तो इस तरह से आप शीट को डिलीट कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, रिसाइज कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शंस आपने सीखे। देन हम लोग इसके बेसिस पे ऑटो कैसे अरेंज करेंगे, तो सिंपली सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको फॉर्मेट में जाना है। फॉर्मेट में जाने के बाद ऑटो फिट कॉलम विड्थ, तो जितना जिसका साइज अवेलेबल होगा उसके बेसिस पे वो ऑटोमेटिक क्या करेगा, सेट कर देगा। और अगर आपको पूरे कॉलम को करना है तो इस तरह से सेलेक्ट करके देन आप ऑटो फिट करेंगे, तो पूरे कॉलम के साइज के बेसिस पे वो सेट करेगा जो मैक्सिमम साइज किसी कंटेंट का होगा। तो इस तरह से आप सारी चीजों को समझें, सारी चीजों को सीखें, प्रैक्टिस करें। और अगर आपको कोई भी डाउट होता है इससे रिलेटेड तो आप मुझे बताएं। नेक्स्ट में हम कस्टमाइजेशन सीखने वाले हैं दोस्तों। यहाँ से आपका टॉपिक जो है वो बहुत ही मजेदार और पूरा न्यू कॉन्सेप्ट होने वाला है, जिसमें आप बहुत सारे ऐसे टेक्निक सीखेंगे जो कि आपने कभी देखा नहीं होगा। और मैं आपको सिंपली बता दूं तो मैं आपको एक मजेदार ऑप्शन बताने वाला हूं जिसमें आप अपने खुद के मेन्यू को यहां पर बना सकते हैं। जी हां दोस्तों, खुद के मेन्यू को आप यहां पर बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपके पास अपडेटेड वर्जन होना चाहिए। अगर आप ओल्ड वर्जन में यूज करेंगे तो आप इस ऑप्शन को मिस कर देंगे। तो मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि आप मेरे इस ब्लॉग पर चले जाएं। इस ब्लॉग पर जाने के बाद आपको MS Office 2013 का एक आइकन मिलेगा, उस पर सिंपली क्लिक करेंगे तो आपके पास डाउनलोड का ऑप्शन आएगा। आप डाउनलोड कर लें और डाउनलोड करने के बाद आप उसको सेटअप कर लें। तो अगर आपको कोई भी इश्यू होता है तो आप मुझसे जरूर कॉन्टेक्ट करें। सो थैंक यू वेरी मच, हैप्पी लर्निंग।